60। पिछले हफ्ते के मुकाबले में अच्छा औसत चल रहा है। मालूम पड़ता है प्लेग कमेटी के प्रमुख वाल्टर रैंड की कठोर कार्रवाई कारगर साबित हो रही है। शायद, लेकिन उसके उजड़े तरीकों का क्या नतीजा होगा कौन जाने। केसरी का ये संपादकीय सरकार की आंख में खटके बगैर नहीं रहेगा बलवंत राव। जरूर खटकना चाहिए, पर मैं सच कहता हूं प्रोफेसर जिनसी वाले, ये रानी विक्टोरिया की जुबेली मनाने का सही वक्त नहीं है। कम से कम भारत में तो नहीं ही है। ये 60 साल की सालगिरह हमारी उन्नति की नहीं है, हमारी अवनति की है। कैसा दुर्भाग्य है कि हमें रोज बरोज ये देखना पड़ रहा है कि कैसे विदेशी शासन के रोलर तले रौंदी जाने वाली हमारी जनता कैसे अधपतित हो जाती है। खासकर इस साल अकाल, प्लेग और भूचाल की वजह से लोगों की हालत बहुत खराब है। आप सही कह रहे हैं बलवंत राव। ये वाल्टर रैंड और उसकी प्लेग कमेटी के उद्दंड उपायों से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? हाँ, फिलहाल प्लेग पर जरूर काबू पा लिया गया है। मुझे उद्दंड तरीकों से एतराज नहीं है, पर यह रैंड एक ऐसा इलाज साबित हुआ जो बीमारी से 100 गुना भयानक है। गरीब लोगों पर अत्याचार, 2 मासूम महिलाओं के ऊपर बलात्कार, भयानक भयानक। सुना है एक औरत ने आत्महत्या कर ली। हालात बहुत खराब है। मैंने एक कविता लिखी है प्रोफेसर जिनसी वाले, जो मैं केसरी में छापना चाहता हूं। अच्छा, विषय क्या है? अगर शिवाजी महाराज आज जीवित होते तो इस देश की बिगड़ती हुई हालत को देखकर क्या सोचते? पढ़ूं? अवश्य पढ़िए। तिलकर, खाड़िलकर, तुम भी सुनो। अपनी आंखों देख रहा हूं अपने घर की अजब तबाही। क्या इस दिन की खातिर मैंने अपनी संपदा लुटाई? कहां खो गया उष्ण रुधिर वो जो धरती को सींचा करता, जिसके बल पर मैं मृगेंद्र सा शत्रुनाश को दौड़ा करता? कैसे दिन आए हैं शिव शिव, मेरे दुर्ग बने हैं खंडहर। कुटिल विदेशी ले जाते हैं देश की लक्ष्मी ये घसीट कर। गई सबलता, गई विपुलता, अब तो उल्लू बोल रहे हैं। मन के सन्नाटे के भीतर भय की स्याही खोल रहे हैं, भय की स्याही खोल रहे हैं। और आगे भी कुछ ऐसे ही लिखा है। कहिए, कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त है। कविता में वे सब बातें आ गई है जो हमारे मन को लगातार मथ रही है। आप मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं बलवंत राव। मिस्टर रैंड की हालत गंभीर। पूना में पुलिस दस्ते पहुंचे। मिस्टर रैंड की मौत। Mr. Gokhale, the English newspapers are saying that the killing of Walter Rand in Pune was provoked by seditious writings in the vernacular press, and that this is part of a larger conspiracy against the government of India. Now, what do you have to say about that? There can be no doubt that the deplorable outrages of June 22nd are connected with the measures taken in Pune against the plague. It is wrong to assign the blame to certain sedition mongers, whether in the vernacular press or elsewhere, and in regarding the occurrence as a symptom of general unrest. It was purely a local occurrence due to purely local causes.
British soldiers, ignorant of the language and contemptuous of the sentiments, customs, and religious susceptibilities of the people, were let loose upon the town. They had wantonly destroyed property, appropriated jewelry, entered kitchens and places of worship, spat upon idols, contaminated food, and dragged women into the streets for inspection before removal to the hospitals. My correspondents, whose words I can absolutely trust, report the violation of 2 women, one of whom is said to have afterwards committed suicide rather than survive her shame. Well, who are these correspondents? I am afraid I cannot reveal their names. These reports were made to me in confidence. Sir, you have made a serious charge against the soldiers engaged upon the plague operation. Now, don't you think it's beholden upon you to furnish evidence of these allegations? I completely agree with you. But as I said before, I am not in a position to do so at this moment. I am returning to Pune. I'll furnish the proof very soon. Well, I'm sure our readers and the government look forward anxiously to receiving your proof. Yes, gentlemen. Are you Balgangada Tilak? Yes. I have here a warrant signed by the Chief Presidency Magistrate for your arrest. You will have to come with me. But what's the charge? Sedition. Oh, I see. जरूर कहीं कोई गलती हो रही है। कोई गलती नहीं हो रही है केलकर। सरकार रैंड के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है ना, इसीलिए बलि का बकरा तलाश रही है। पूना के प्रमुख नेता से बढ़कर, और वो भी ब्राह्मण। सरकार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब सरकार कहेगी कि केसरी में छपे मेरे लेखों ने कातिलों को भड़काया है, उकसाया है। और तमाशा ये कि मेरा न्याय अंग्रेज जज करेगा, जो हमारी भाषा पढ़ना लिखना तक नहीं जानता। विदेशी हुकूमत में ऐसा ही होता है। I have to ask you, sir, to accompany me now. Of course. केलकर, खाड़िलकर, मैं अपना केसरी अखबार आपको सौंप कर जाता हूं। आप उसे वही प्रेरणा से चलाना जिस प्रेरणा से हम लोग चलाते आए हैं, समझे ना? Come, let's go. राजनिष्ठा के इल्जाम में धरपकड़ और देश निकाले की सजा ने लोगों को आतंकित कर दिया है राव साहब। और इस हालत में कोई आगे नहीं आ रहा है कि उन 2 महिलाओं के अत्याचार की गवाही दे। सरकार भी शिकायतों के बारे में पब्लिक इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। इस हालत में मुझे लगता है कि लंदन में ब्रिटिश सिपाहियों के खिलाफ मैंने जो बयान दिया था, उसके लिए माफी मांग दो। तिलक आपकी मदद कर सकते थे गोपाल राव, लेकिन मुश्किल तो यह है कि जज ने उनकी जमानत की अर्जी तक नामंजूर कर दी। माफ कीजिए गोखले साहब, लेकिन मेरे ख्याल से आपके माफी मांगने से लोगों में बड़ी निराशा फैलेगी। महिलाओं पर अत्याचार किया गया, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि आप अभी तक गवाह नहीं जुटा पा रहे हैं। और दूसरा, आपने जो इल्जाम लगाया था वो सद्भाव से लगाया था। आपने किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा था कि ये और ये अत्याचार के लिए जिम्मेवार है। नहीं, वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चला सकते। पागली, मैं जानता हूं ब्रिटिश मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसीलिए एक सज्जन व्यक्ति की हैसियत से मुझ पर और जिम्मेदारी आ पड़ती है। तिलक की गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी की वजह से हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों में जातीय तनाव बढ़ रहा है। गोपाल राव की क्षमा याचना से हो सकता है मामला कुछ ठंडा पड़ने में मदद मिलेगी। नहीं राव साहब, मेरे ख्याल से ये माफीनामा भीड़ में घी का काम करेगी। और अगर आप मुझसे पूछें तो हमारा कोई प्रतिष्ठित नेता अगर बगैर कोई गलती किए अंग्रेजों से माफी मांगकर समझौता करता है तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पागली, मैं जानता हूं
मेरा माफी मांगना हमारे उद्देश्य को, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसे पूरा करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूं, बराबर हानि पहुंचाएगा। लेकिन मुझे दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। राव साहब, मैं माफी का मसौदा तैयार कर रहा हूं। अगर आप उसे एक बार देख लें और आपके सुझाव दे दें तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्कार। कहिए, कैसे हैं? सरकारी मेहमान बनकर मजे लूट रहे हैं। कहिए, क्या खबर है? आप ये मानकर मत चलिए कि मुकदमा बड़ी निष्पक्षता से चलाया जाएगा। वैसे आपका वकील तगड़ा है, वो भरसक कोशिश करे, यही मनाइए। मेरे मन में जरा भी भय नहीं है। मैं तो इस मुकदमे को राजनीतिक बयान देने का एक साधन मानता हूं। कहिए, गोखले कैसे हैं? सुना है उन्होंने माफी मांग ली है। उन्हें रानड़े जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपकी खबर सही है। 7 समुंदर से आए हुए हमारे मित्र लोग चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही बयान दूं जो अपराध की स्वीकृति जैसा लगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जनता के हृदय में मेरा जो स्थान है वो मेरे चरित्र की मजबूती की वजह से है, और इसीलिए मैं इस तगासे के सामने झुकूंगा नहीं। हां, मैं ये बयान दे सकता हूं कि केसरी में जो लेख मैंने लिखे हैं वो राष्ट्रद्रोह की भावना से नहीं लिखे हैं। हालांकि सरकार के सलाहकारों को यह मान्य नहीं होगा और सरकार का इस पर विश्वास भी नहीं बैठेगा। सच्चाई तो यह है कि सरकार पूना के नेतृत्व को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन मैं औरों की तरह कच्चा बास नहीं हूं जो मुड़ जाऊं। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी सीमा के बाद हम लोग जनता जनार्दन के सेवक होते हैं। ऐसे नाजुक मौके पर अगर हम हिम्मत हार गए तो जनता का विश्वासघात होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर लगाया हुआ जुर्म अगर साबित होता है और मुझे सजा मिलती है तो जनता जनार्दन की सहानुभूति मेरे साथ होगी, पूरा राष्ट्र मेरे साथ होगा। इसी समय की एक घटना ने बंगाल को जड़ से हिला दिया और देश भर में तहलका मचा दिया। सरकार ने बंगाल के बड़े सूबे को, जिसमें उस समय बिहार भी शामिल था, 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया। बंगाल के मध्य वर्ग की कौमियत को इस बंटवारे से बहुत ठेस पहुंची। बंगाल में एक जबरदस्त ब्रिटिश विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा। जमींदारों और भारतीय पूंजीपतियों ने भी इसका साथ दिया। स्वदेशी की पुकार पहले उसी समय सुनी गई जब ब्रिटिश माल का बॉयकॉट होने लगा। आओ आओ भाइयों, आओ और अंग्रेजी सामान को जला दो। लोकमान्य तिलक की जय! लोकमान्य तिलक की जय! लोकमान्य तिलक की जय! मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से आज हमें कुछ करने का मौका मिला है। बंगाल के बंटवारे ने हमें साफ साफ बता दिया है कि अब भाषणबाजी के दिन लग गए हैं, अब कुछ कर दिखाने के दिन आए हैं। भाइयों, आप लोगों ने, लाखों लोगों ने जो राय ली थी, सरकार उसे 2 कौड़ी की मानती है। जनता जनार्दन की राय सरकार के आगे एक पानी की लहर है जो सरकारी पत्थरों से टकरा टकरा कर छहर छहर हो जाती है और इतना सा मुंह लेकर वापस आती है। इसीलिए, बस इसीलिए हमने स्वदेशी का नारा लगाया है, अंग्रेजी साजो सामान का बाइकॉट। किस लिए? इसलिए कि सरकार के सिर पर घमंड का जो भूत सवार है वो तभी उतरेगा जब हम सरकार को चिकोटी काटेंगे। सरकार जनता जनार्दन को घास फूस और तिनका समझती है। सरकार ये नहीं जानती
कि जब घास फूस इकट्ठा हो जाता है, एक में एक हो जाता है,